नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे अपने और आपके चैनल में योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी को मालूम है कि हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का बाल मनोविज्ञान का सिलेबस पूछा जाना है। उस बाल मनोविज्ञान के टॉपिक में उस सिलेबस में 5 आपके विषय दिए गए हैं, 5 क्षेत्र दिए गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, मार्गदर्शन और परामर्श, गाइडेंस काउंसलिंग, कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस, व्यक्तित्व बुद्धि की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, ऐसे 5 अलग अलग टॉपिक दिए हैं। तो हम उन्हीं टॉपिक्स के एमसीक्यू लेकर आए हैं और एमसीक्यू के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा ताकि आप उसका पूरा कंसेप्ट समझ सकें एमसीक्यू के साथ ही। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये केवल एकमात्र वीडियो नहीं है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हमारे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बाल मनोविज्ञान का प्लेलिस्ट भी डल जा रहेगा, आप उसको देख लेना। सारे एमसीक्यूज आपको वहाँ पे मिलेंगे देखने को, सभी से आप तैयारी करेंगे अच्छे से। ठीक, और अगर इससे रिलेटेड आपको थ्योरी देखना होगा तो मैं डे 9 में हमारी लाइव क्लास चल रही है, 30 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है हॉस्टल वार्डन का, फ्री में यूट्यूब पर पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है। तो 90 दिन के क्रैश कोर्स में आपको ये थ्योरी वाला पोर्शन भी मिल जाएगा, गाइडेंस एवं काउंसलिंग का। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? और बच्चे इससे पहले पूछे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मैं ही बता देता हूँ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में मिलेंगे। टेलीग्राम का भी लिंक नीचे दिया रहेगा। अब ध्यान रखना, इसमें केवल और केवल क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आंसर के लिए आपको वीडियो को ही देखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि मैं आंसर में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। तो देखो, मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले तो हम यही समझते हैं कि मार्गदर्शन मतलब क्या होता है, गाइडेंस या मार्गदर्शन मतलब क्या होता है। और अब जब गाइडेंस से रिलेटेड एक और टर्म है काउंसलिंग, तो दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यान रखना, गाइडेंस मतलब या परामर्श या मार्गदर्शन मतलब अगर देखा जाए तो गाइडेंस का सीधा सा मतलब है कि हमको सही दिशा दिखाना है। एक व्यक्ति को, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को हमको सही दिशा दिखाना है। उसके पास ज्ञान तो होगा लेकिन दिशा दिखाने का काम ही क्या है? गाइडेंस है, मार्गदर्शन करना। समझ आ रही बात? तो सर काउंसलिंग में भी तो यही काम होता है। जी बिल्कुल, काउंसलिंग में भी गाइडेंस शामिल है, लेकिन काउंसलिंग एक प्रोफेशनल प्रोसेस है, एक प्रोफेशनल प्रोसेस है। ठीक, उसमें एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। हर कोई काउंसलर नहीं बन सकता। गाइडेंस हर कोई दे सकता है, गाइडेंस आपके माँ बाप भी दे देंगे, टीचर भी दे देंगे, आपका मित्र भी दे देगा, राह चलता व्यक्ति भी गाइडेंस दे देगा, लेकिन काउंसलिंग के लिए प्रोफेशनल प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ठीक, तो दोनों में बारीक सा यही अंतर है। तो मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल शिक्षा में सुधार, व्यक्ति को सही दिशा में निर्णय लेने में सहायता करना, आर्थिक स्थिति को सुधारना, सामाजिक संबंध सुधारना। देखो गाइडेंस के ये सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन हमको ऑप्शन में सबसे बेस्ट चुनना है। शिक्षा में सुधार करना भी उद्देश्य हो सकता है, नो डाउट। सामाजिक संबंध सुधारना, उसके लिए भी गाइडेंस दिया जा सकता है। आर्थिक स्थिति को सुधारना, उससे रिलेटेड भी गाइडेंस दिया जा सकता है। लेकिन हमको सही आंसर कभी कभार चूज नहीं करना पड़ता, हमको बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है 4 में। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है व्यक्ति को सही दिशा में निर्णय लेने में सहायता करना। क्योंकि व्यक्ति के पास हो सकता है पहले से ज्ञान हो, लेकिन उसकी रुचि को देखते हुए, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, उसके कैपेबिलिटी, क्षमताओं को देखते हुए हमको उनको मार्गदर्शन देना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है बी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। परामर्श का कौन सा सिद्धांत व्यक्ति के अवचेतन मन पर जोर देता है? परामर्श का कौन सा सिद्धांत व्यक्ति के अवचेतन मन पर जोर देता है? देखो, गाइडेंस से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरीज भी दिए हैं, बहुत सारे थ्योरीज भी दिए हैं। उसमें से एक प्रसिद्ध थ्योरी है साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसको किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना, सिगमंड फ्रायड के द्वारा। सिगमंड फ्रायड नाम के एक व्यक्ति थे, ऑस्ट्रिया के एक रिसर्चर है सिगमंड फ्रायड। उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। अब ये क्या बोलते हैं, इन्होंने एक 3 कंसेप्ट दिया था, इड, ईगो और सुपर ईगो। इसके बारे में कंसेप्ट बताया और उन्होंने ये बोला कि
व्यक्ति के अंतर्गत बचपन से उसके अवचेतन मन में बहुत सारी चीजें चलते रहती हैं, जिस वजह से वो तनावग्रस्त रहता है। तो अगर हमको गाइडेंस देना है तो पहले उसके अवचेतन मन में झांकना पड़ेगा, वहां ये देखना पड़ेगा कि उसके मन में चल क्या रहा है, वो कोई निर्णय ले रहा है तो क्यों ले रहा है, वो कहीं पे गलती कर रहा है तो क्यों गलती कर रहा है, उसके अवचेतन मन में हमको झांक कर उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। परामर्श का कौन सा सिद्धांत व्यक्ति के अवचेतन मन पर जोर देता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक। कौन सा परामर्श प्रकार व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है? अब देखो, परामर्श की बात कर रहे हैं, गाइडेंस और काउंसलिंग। अब ध्यान देना, 3 प्रकार के गाइडेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। 3 प्रकार के गाइडेंस या काउंसलिंग। गाइडेंस से आपको 3 प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। वो 3 प्रकार क्या क्या हैं? एक होता है डायरेक्टेड, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशित। एक होता है नॉन डायरेक्टेड, अनिर्देशित। और तीसरा होता है कोऑर्डिनेटेड, समन्वित। तीनों में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं उदाहरण देके। मान के चलिए एक बच्चा आता है और पूछता है, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे पढ़ाई में ये दिक्कतें हैं, मुझे कौन से जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं बस उसकी स्थिति को भापा और मैं अपना निर्णय दे दूं कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करो। उनसे नहीं पूछ रहा हूं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, मैं अपना राय बता रहा हूं कि आपको हॉस्टल वार्डन की तैयारी करनी चाहिए। मैं ज़्यादा समझदार हूं, आप अभी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करो। ये बोल दिया तो ये निर्देशित डायरेक्टेड गाइडेंस या काउंसलिंग है। बोले सर ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्टेड में क्लाइंट की या व्यक्ति के अपने खुद के विचार मायने नहीं रखते, खुद के निर्णय मायने नहीं रखते। जो काउंसलर है, जो उसको गाइड कर रहा है, जो मेंटर है, उसके विचार मायने रखते हैं। समझ आ रही बात? तो वो अपना निर्णय थोप देता है। डायरेक्टेड में उसको एक स्पष्ट दिशा दिखाता है, आपको ये करना है, बस बात खत्म। बोले सर अगर ऐसा है तो फिर नॉन डायरेक्टेड में क्या होता है? अनिर्देशित में होता यह है कि इसमें जो व्यक्ति आया हुआ अपनी परेशानी लेकर, उसको खुद को निर्णय लेने के लिए काबिल बनाया जाता है। बोले सर ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए, जैसे देखो कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात होगी, एक स्टूडेंट आया मेरे पास। बोले सर मैं अभी तक ये निर्णय ले नहीं पाया हूँ कि मैं हॉस्टल वार्डन की तैयारी करूँ, एडीओ की तैयारी करूँ, व्यापम के ले जाऊँ कि पीएससी के ले जाऊँ। अब बहुत सारे बात रखे। तो मैं स्टूडेंट अगर ऐसे प्रॉब्लम लेके आते हैं ना, तो उनके पास सामने कुछ तथ्य रखता हूँ। जैसे अगर कोई लड़की आ गई तो मैं उनको ये बताता हूँ कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में लड़कियों को कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में आपको 33% रिजर्वेशन है। तो सेंट्रल और स्टेट में कन्फ्यूजन है आप, तो भैया देखो मैं अपना पक्ष रख दिया कि 33% रिजर्वेशन स्टेट में है, तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब निकालना आपके लिए आसान होगा। फिर आप इंटरेस्ट के हिसाब से देख लो। मैं तथ्य को सामने रख दे रहा हूँ, मैं सभी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में चर्चा कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में चर्चा कर दिया। अब आपको निर्णय लेना है। मैं उनसे पूछा कि अच्छा आपको व्यापम और पीएससी में कंफ्यूजन हो रहा है, आप ये बताइए कि आप कितने साल पेशेंस रख सकते हैं। बोले सर मैं तो 1-1.5 साल। तो जब 1-1.5 साल में आपको जॉब चाहिए तो फिर आप पीएससी का क्यों सोच रहे हो? क्योंकि पीएससी में तो 2 साल सीजीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू ये सब 2-2.5 साल लग ही जाएंगे, और वो भी एक बार में क्लियर करते जाएं तब। तो आप में जब पेशेंस नहीं, आपको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए क्योंकि आपकी शादी होने वाली है, आपको ये नहीं है जॉब लेना ही है, तो आप व्यापम की तरफ। तो ऐसे उनको सारे पहलुओं को सामने रख कर उसके बाद वो बच्चा खुद निर्णय ले। तो ऐसा सलाह, ऐसा परामर्श नॉन डायरेक्टेड परामर्श कहलाता है, अनिर्देशित परामर्श या नॉन डायरेक्टेड काउंसलिंग। कोऑर्डिनेटेड में क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड में दोनों का मिश्रण है, डायरेक्टेड नॉन डायरेक्टेड। और उसके अलावा हम एक काम ये भी करते हैं कि उस व्यक्ति के साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सभी से हम चर्चा करते हैं। उसके टीचर्स हो गए, काउंसलर हो गए, उनके मित्र हो गए, सभी उनको परामर्श देने का काम करेंगे या इस बात को समझेंगे कि उनको ये पर्टिकुलर परेशानी आ रही है, उसके हिसाब से उसको दिशा निर्देश दिया जाए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में सब चीज़ का मिश्रित होता है। समझ आई बात? तो कौन सा परामर्श प्रकार व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है? खुद निर्णय किस में लेगा बताओ? अनिर्देशित में। किसमें? अनिर्देशित में। क्योंकि निर्देशित में तो कौन दे देगा डिसीजन? जो काउंसलर है ना, वही डिसीजन दे देगा कि मैं जो बोल रहा हूँ तुमको वही करना है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मार्गदर्शन का कौन सा सिद्धांत विकासात्मक चरणों पर ध्यान केंद्रित करता है? ठीक, मार्गदर्शन का कौन सा सिद्धांत विकासात्मक चरणों पर ध्यान केंद्रित करता है? तो देखो सिद्धांत, मैंने बहुत सारे सिद्धांत बताया। साइकोएनालिटिकल थ्योरी, फिर ये न्यू साइकोएनालिटिकल थ्योरी, जैसे ये सिगमंड फ्राइड ने दिया, इसको एरिक एरिक्सन ने दिया। ये कॉग्निटिव थ्योरी है, ये बिहेवियरल थ्योरी है। ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं किससे रिलेटेड? गाइडेंस और काउंसलिंग से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत विकासात्मक चरणों पर ध्यान केंद्रित करता है?
इसका जवाब हमारा हो जाएगा नया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। विकासात्मक चरणों पर ध्यान देने का मतलब, जैसे मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं, अलग अलग स्टेज की बात कर रहे हैं। गाइडेंस क्या है, हर स्टेज में जरूरी होती है। एक बच्चा आया, अभी उसको पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही थी कि पढ़ाई नहीं हो पा रही सर, ठीक है, पढ़ाई तो हो गई सर, अब जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक, तो जॉब वाला दिक्कत सॉल्व किए। जॉब मिल गई लेकिन जॉब में दिक्कत आ रही है, तो उससे रिलेटेड सॉल्व किए। तो ऐसे ही अलग अलग विकासात्मक चरण, जैसे जैसे विकास करते जाएगा वैसे वैसे उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस सिद्धांत पर कौन बल देता है, नया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक कौन है, तो एरिक एरिक्सन है, ठीक है, एरिक एरिक्सन है। क्लियर। ऐसे देखो बहुत सारे एमसीक्यूज हम पहले भी कवर करा चुके अपने वीडियोस में, तो आपको उस सभी को सॉल्व करना है। और ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। लाइक केवल मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि आप जिस प्रकार के कंटेंट को लाइक करेंगे यूट्यूब आपको वैसे ही कंटेंट सजेस्ट करेगा। हमेशा जरूरी नहीं कि बेल नोटिफिकेशन ऑन करने पर ही नोटिफिकेशन दे। बहुत सारे वीडियोस आप मिस कर जाते हैं, आपको दिखता नहीं खोजने के बावजूद, वो इसलिए क्योंकि आप लाइक नहीं करते। लाइक करेंगे तो उससे रिलेटेड कंटेंट्स आपको सामने शो होंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हॉस्टल वार्डन का कोर्स अभी भी समय देखिए 30 डेज है, 30 डेज का समय है। आप यहाँ पे भी स्पष्ट अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है, डिस्काउंट ऑफर, तो जाके खरीद सकते हो। कोर्स परचेस करने के लिए या तो डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं आप एप्लीकेशन से, या 8770123687 इस नंबर पर भी कॉन्टेक्ट करके आप परचेस कर सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है 8770123687। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी बहुत सारे उपलब्ध हैं। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर इंडियन जीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं 15 मास का हॉस्टल वार्डन में, तो मनीष सर ये टेस्ट को लेकर आए हैं। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों टेस्ट होगा, उसके आंसर तो मिलेंगे, साथ ही साथ उन्होंने पूरे सॉल्यूशन भी दिया है मनीष सर ने, ठीक, 149 में केवल अवेलेबल है। हॉस्टल वार्डन का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है 11 into 100 मतलब 1100 क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ना हूबहू वैसे ही पैटर्न, सिर्फ 149 रुपये में दोनों भाषा में होंगे। इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर तो मिलेगा बट सॉल्यूशन वाले वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। मैथ्स का टेस्ट सीरीज है, किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरे को सिर्फ मैथ्स पे फोकस करना चाहिए, तो आकाश सर वीडियो सॉल्यूशन के साथ इसमें टोटल आपको 700 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 चैप्टर वाइज टेस्ट, और ये बाइलिंगुअल है, ये बाइलिंगुअल है। 10 मिक्स टेस्ट मिलेंगे, मिक्स टेस्ट मतलब सभी क्वेश्चंस का मिश्रण, टोटल 700 क्वेश्चन वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये आपकी मैथ्स की तैयारी को बहुत अच्छा कर देगा। कंप्यूटर के जिन लोगों को लगता है कि सर कंप्यूटर में अच्छा पकड़ बनाना चाहिए, मात्र 99 रुपये, ये केवल और केवल हिंदी में इसके क्वेश्चंस हैं। तो परचेस करने से पहले देख लेना हिंदी इंग्लिश कैसा आप चाहते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें भी टोटल आपको 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे केवल और केवल 99 रुपये में, तो आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगा। उसमें कोई वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं है। 99 रुपये का हॉस्टल वार्डन का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है अलग से, जिसमें 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे और 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगे। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, हर क्वेश्चन बाइलिंगुअल नहीं है, मैथ्स के क्वेश्चन बाइलिंगुअल है। इसको आप जरूर परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 5-6 हज़ार 7 हज़ार के बीच अपना कॉम्पिटिशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस टेस्ट सीरीज को परचेस किया हुआ है, ठीक है। हम लोग अपन वापस क्वेश्चन पे आते हैं। और ध्यान रखना, जो हमारा 30 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है यूट्यूब में फ्री में, उसको भी आपको देखना है ही। परामर्श प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, परामर्श प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। अब देखो, गाइडेंस और काउंसलिंग के बहुत सारे स्टेजेस हैं, काउंसलिंग के बहुत सारे स्टेजेस हैं। किसी एक व्यक्ति को कोई परेशानी है किसी फील्ड में, उसको जानकारी चाहिए या सलाह मशवरा चाहिए, तो सबसे पहले काउंसलर के पास जाएगा, पहला मीटिंग होगा। उसी मीटिंग को हम लोग इंटरव्यू बोल देते हैं, पहला इंटरव्यू, फर्स्ट साक्षात्कार, फर्स्ट इंटरव्यू मतलब पहला मीटिंग। पहली मीटिंग होगी, एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसे स्टेजेस बता रहा हूँ लाइन से, थ्योरी वाले पार्ट में इसको कवर कराऊंगा। उसके बाद क्या होगा, वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखने के बाद लास्ट में एक टारगेट दे के उनको भेजेंगे कि आपको ये काम करने हैं, जैसे डॉक्टर भेजता है ये दवाई पूरा खत्म करना ही है। सबसे अंतिम स्टेज होता है फॉलो अप। तो पहला स्टेज होता है फर्स्ट मीटिंग और लास्ट वाला होता है फॉलो अप। तो इस चरण को याद रखेंगे, तो पहला चरण होता है पहला साक्षात्कार और अंतिम चरण होता है अनुवर्ती, मतलब फॉलो अप लेना। फॉलो अप लेना, क्योंकि काउंसलिंग तो चलते रहेगा, गाइडेंस तो लाइफ टाइम चलते रहेगा। आपको एक टारगेट दिया था, आप उस पर काम कर रहे नहीं कर रहे, उसके लिए फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है, समझ आइए बात। तो परामर्श प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, पहला साक्षात्कार, ठीक है, इंटरव्यू, जिसमें प्रॉब्लम्स को बताए जाते हैं, डिफाइन किया जाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत में क्या महत्वपूर्ण है, देखो मैंने अभी बताया साइकोलॉजिकल थ्योरी काउंसलिंग से रिलेटेड थ्योरी है, न्यू साइकोलॉजिकल थ्योरी ये भी काउंसलिंग से रिलेटेड थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी व्यवहारात्मक सिद्धांत ये भी एक सिद्धांत है मार्गदर्शन और परामर्श से रिलेटेड, संज्ञानात्मक भी एक सिद्धांत है। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं। उन्हीं सिद्धांत में एक सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी। और ये थ्योरी किस पर बात करता है, ये थ्योरी बात करता है मन के विचार पर। तो जो मन में नेगेटिव थॉट्स हैं,
नेगेटिव थॉट्स, इनको रिप्लेस करने की बात की जाती है किससे? पॉजिटिव थॉट्स से। हर इंसान हर चीज करने में सक्षम है, लेकिन वो अभी नकारात्मकता का शिकार हो चुका है, उसके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है, इस कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो कॉग्निटिव थ्योरी में ये प्रयास कहता है कि नकारात्मक सोच और मान्यताओं में परिवर्तन कर लिया जाए। अभी क्या है, आपको क्या लग रहा है कि मैं सर मेरे से नहीं होगा, यही तो आप सोच रहे हो ना कि मेरे से सर नहीं होगा, मैं निकाल नहीं पाऊंगा। यही नेगेटिव थॉट्स को तो रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट्स से। आप नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा करके कर ही नहीं रहे हो, और जिस दिन आपको लगेगा नहीं मैं कर लूंगा, अब जब लगेगा कि कर लूंगा तो फिर आप करना चालू करोगे, पढ़ना चालू करोगे। तो पहला स्टेज ही है कि नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना पॉजिटिव थॉट्स से। परामर्शदाता की कौन सी विशेषताएं सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो देखो, परामर्शदाता जो काउंसलर होंगे उनमें भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थ्योरी वाले चैप्टर में मैंने पूरे डिटेल में बात की उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर होने चाहिए। तो उनमें पहला है पेशेंस, दूसरा है एक्टिव लिसनिंग, तीसरा है गोपनीयता और सभी। अगर कोई एक चीज पूछता तो हमको चुनना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सभी का ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव, तो हम आंसर लेंगे सभी। क्यों होना चाहिए? देखो, काउंसलर में पेशेंस क्यों होना चाहिए? अरे अब जब कोई परेशानी बताता है ना तो फिर बताते ही जाता है। एक बार अपनी परेशानी बताना चालू किया मतलब परेशानी बताते ही चले जाएगा वो। तो पेशेंस के साथ सुनना है, और सिर्फ सुनना नहीं है, सक्रिय सुनवाई करना है, सिर्फ लिसनिंग नहीं करना है, एक्टिव लिसनिंग करना है। अब कोई व्यक्ति अपने परेशानी को बता रहा है और उसे कोई सुने ही ना, कोई काउंसलर उस पर ध्यान ही ना दे, तो उसको कैसे लगेगा? वो तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा ना। आप अपनी परेशानी बताओगे, सर मेरे से मैथ्स नहीं बन रहा है, कंप्यूटर नहीं बन रहा है, मेरे मार्क्स टेस्ट सीरीज में 60-70 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे, मैं कैसे करूं? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे रिएक्ट करो तो फिर आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। लेकिन जब आप बताते, कोई ऑफलाइन स्टूडेंट हो गए जो पूरे एक एक टेस्ट को लेके आते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट्स कि सर मेरा 70 मार्क्स आ रहा है, देखिए तो सारे सब्जेक्ट्स में, हाँ मैं उनके बाकायदा मार्क्स को चेक करता हूँ, देखता हूँ। अच्छा, कंप्यूटर में 30 में अभी भी 19 ला रहे हो, क्यों 19 ला रहे हो? आपको तो 25-26 लाना चाहिए। तो समझ आ गया कंप्यूटर। तो सुन रहे हैं मैथ्स में सर मेरे से 25 में सिर्फ 17-18 बन रहे, क्यों 17-18 बन रहे? तो ऐसे जब उनको एक्टिव लिसनिंग किया था तो उनको लगता है कि हाँ सर प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो बच्चा कनेक्ट होता है। उसके बाद जब सॉल्यूशन दिया आता है तो उस पर निश्चित रूप से वो अमल करते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग भी होगी, गोपनीयता, सीक्रेसी। कोई अपनी प्राइवेट बातें आपको बताएगा और आप उसको रिलीज कर दोगे, अच्छी बात थोड़ी है। तो काउंसलर के पास लोग किस ले जाते हैं? आप सोचो, वकील के पास कोई काउंसलिंग के लिए गया, एक वकील समझना, बताया कि मेरे से क्राइम हो गया भाई, गलती से मैंने निपटा दिया किसी को, वो जाके उसी के खिलाफ गवाही दे दे तो गलत है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक काउंसलर में होने चाहिए। कौन सा परामर्श प्रकार व्यक्ति के समग्र पहलुओं से संबंधित होता है? निर्देशित, अनिर्देशित, समन्वित, सामूहिक। अभी मैंने 3 प्रकार के परामर्श के बारे में बताया, 3 प्रकार के काउंसलिंग के बारे में बताया। निर्देशित यानी कि डायरेक्टेड, इसमें काउंसलर का विचार ज्यादा महत्व रखता है, काउंसलर ने जो डिसीजन दे दिया वही फाइनल, आपको ये करना है, बस बात खत्म। अनिर्देशित, नॉन डायरेक्टेड में जो व्यक्ति परेशानी लेकर आया ना वही सॉल्यूशन देगा, हम बस पहलू रखेंगे। लेकिन जो तीसरा था समन्वित, तो उसमें सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। तो कौन सा परामर्श प्रकार व्यक्ति के समग्र पहलुओं से संबंधित होता है? तो वो होता है समन्वित परामर्श। ठीक है, कैसा परामर्श? समन्वित परामर्श। ठीक, तो इसमें काउंसलर के साथ साथ बाकी अन्य व्यक्ति में शामिल हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे, उनके टीचर्स हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे। ये सभी व्यक्तियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि व्यक्तियों के समग्र पहलुओं पर ध्यान दे सके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समन्वित। परामर्श के लिए विशेष परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? देखो, मैंने डिफरेंस बताया मार्गदर्शन और परामर्श में। गाइडेंस मतलब सिर्फ गाइड कर देना, वो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन काउंसलिंग के लिए विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो परामर्श के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? समस्याओं की पहचान करने के लिए। देखो, एक काउंसलर को भी ट्रेनिंग देना जरूरी है। काउंसलर एक ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड प्रोफेशनल होना चाहिए, एक ट्रेंड प्रोफेशनल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कभी कभार कोई व्यक्ति परेशानी लेके आता है, जरूरी नहीं कि उसके द्वारा बताई गई परेशानी ही हो सकता है कि परेशानी है ही ना, वो उसके नज़र में परेशानी। कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे याद नहीं होता है, मैं याद नहीं रख पाता हूँ चीज़ों को। अच्छा, ये परेशानी है, मैं तो इसको परेशानी मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानता? क्यों याद नहीं हो रहा है? आपने कितने बार पढ़ा? बोले सर 1 बार पढ़ा हूँ, उसका याद नहीं आता। अरे 1 बार पढ़े, हम 10-10 बार पढ़ के भूल जा रहे हैं, आप 1 बार पढ़ के सोच रहे हो कि याद रखें। तो उसके लिए वो परेशानी है ही नहीं। तो उसका सीधा सॉल्यूशन क्या कि भैया बार बार रिवाइज करो, ऑटोमेटिक याद रहेगा। स्पीड रिवीजन करो, ज़्यादा टाइम मत लो। तो कोई प्रॉब्लम, जरूरी नहीं कि वो प्रॉब्लम हो। तो समस्या को पहचान करने के लिए ट्रेनिंग आवश्यकता होती है, व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखने के लिए। अब मान के चलो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ मैं आपकी, और मैं ही कुछ अचीव करके नहीं रखा हूँ,
मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, तो आप मेरे ऊपर बिलीव करोगे क्या? नहीं। लेकिन आपको मालूम है कि योगेंद्र सर इतने एग्जाम्स निकाल चुके हैं, इन एग्जाम्स में टॉप किए हुए हैं, तो मेरे ऊपर एक कॉन्फिडेंस आता होगा आपको कि ठीक योगेंद्र सर बता रहे तो सही में बता रहे होंगे। प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए, इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, तो ये सभी चीज़ के लिए विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। परामर्श में अनुवर्ती फॉलोअप का क्या महत्व है? तो मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि हम शुरुआत में सब सॉल्यूशन वगैरह दे के व्यक्ति को छोड़ दें। डॉक्टर भी जब प्रॉब्लम लेके जाते हो दवाई वगैरह सब दे देते हैं, बट फिर भी फॉलोअप के लिए बुलाते हैं कि हाँ ये दवाई खा लेना, ठीक तो हो जाओ, लेकिन फिर भी एक फॉलोअप के लिए आ जाना, मतलब बाद में आपकी क्या स्थिति है चेक करने के लिए। तो दीर्घकालिक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए फॉलोअप जरूरी होता है। प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए नहीं, समस्याओं को फिर से बढ़ाने के लिए नहीं, केवल अनौपचारिक बातचीत करने के लिए नहीं, दीर्घकालिक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए फॉलोअप बुलाया जाता है। क्लियर हुआ? चलो इस पर बात कर चुके हैं, ये बिल्कुल ले लीजिएगा। और मैं देखो एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स मैं संडे 6 तारीख था शायद, संडे को जो भी तारीख पड़ रहा होगा, 11 अगस्त को मैंने एक लाइव क्लास कंडक्ट कराया था। 2 से ढाई घंटे की क्लास है। वो 2 घंटे की क्लास आपको अब रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। ये कोर्स को आप जरूर परचेज कर सकते हो, ठीक, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन अंतर कहाँ पे आता है कि वो 24 घंटे को यूज़ कैसे करता है। तो अगर आप अपने जीवन को एक सही दिशा देना चाहते हैं, अपने समय को भी एक सही दिशा देना चाहते हैं, सही दिशा में मेहनत करना चाहते हैं, तो ये कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। 199 रुपीज़ का कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, 30 डेज़ की वैलिडिटी है, 30 दिन में कभी भी आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड रहेगा, अब आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा। तो उस कोर्स को जाके जरूर परचेज करें। और अच्छे रिव्यूज़ बच्चों को मिल रहे हैं, ठीक है, 400 बच्चे अभी तक इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, और रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन पर तो देखते ही होंगे, तो जरूर लाभ लें उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा परामर्श सिद्धांत व्यवहार और पर्यावरणीय कारकों के बीच संबंध पर जोर देता है? कौन सा परामर्श सिद्धांत व्यवहार और पर्यावरणीय कारकों के बीच संबंध पर जोर देता है? तो यह है व्यवहारात्मक सिद्धांत, बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी? बिहेवियरल थ्योरी। क्लियर? इसके प्रवर्तक का नाम आप जरूर लिख लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने सिगमंड फ्रायड का बताया साइकोएनालिटिकल थ्योरी, न्यू साइकोएनालिटिकल थ्योरी के एरिक एरिक्सन करके नाम बताएं, इनका लिख लेना। जो व्यवहारात्मक सिद्धांत है, जॉन बी वॉटसन और बी एफ स्किनर, जॉन बी वॉटसन और बी एफ स्किनर इसके प्रवर्तक है बिहेवियरल के। तो देखो याद रखना काफी आसान है, बी से बिहेवियरल और बी से बी वॉटसन, बी से बी एफ स्किनर, और क्या, कितना आसान है। अब हिंदी से जाओगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, बी से इंग्लिश कहें तो याद रख सकते हो, बिहेवियरल और बी वॉटसन और बी एफ स्किनर। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रहेगा। अब इसको मैं थ्योरी वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया हूं अच्छे से, उसको आप जाके जरूर देखेंगे। मार्गदर्शन और परामर्श में सक्रिय सुनवाई का क्या अर्थ है? एक्टिव लिसनिंग केवल सुनना नहीं, बातों को काटना नहीं, किसी भी प्रतिक्रिया के बिना सुनना नहीं, ध्यानपूर्वक सुनना और प्रतिक्रिया देना। ठीक है, ध्यानपूर्वक। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है ध्यानपूर्वक सुनना। किसी के परेशानी को आप तब समझ सकोगे जब उसको सुनोगे और ध्यानपूर्वक सुनोगे। ध्यानपूर्वक सुनोगे तो समझोगे, और समझोगे तो समाधान दे पाओगे। ठीक, तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनना और प्रतिक्रिया देना उसके बाद। कौन सा सिद्धांत परामर्श में आत्म साक्षात्कार और आत्मविश्वास पर केंद्रित है? संज्ञानात्मक, अस्तित्ववाद, व्यवहारात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इसका आंसर है अस्तित्ववाद। ठीक है, अस्तित्ववाद। तो अस्तित्ववाद परामर्श में आत्म साक्षात्कार और आत्मविकास पर जोर देता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन। काउंसलर के लिए गोपनीयता का महत्व क्यों होता है? तो व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखने के लिए, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए, सभी। परामर्श के किस चरण में समस्या की सही पहचान की जाती है? अब देखो, परामर्श के काउंसलिंग के मैंने अलग अलग स्टेज बताया, जिसमें पहला स्टेज क्या बताया? इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू। फिर दूसरा स्टेज क्या बताया? लास्ट वाला प्रोसेस, लास्ट वाला फॉलोअप था। तो अब ये बताओ कि सबसे पहले इंटरव्यू में क्या होगा? आप एक परेशानी लेकर आ रहे हो, मान के चलिए मेरे पास ही आ रहे हो कि सर हमको एक दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? ऐसी परेशानी है। तो जो पहला मीटिंग है उसमें तो आप अपनी परेशानियों के बारे में जिक्र करोगे, तो इसमें सिर्फ हम एक दूसरे को जानेंगे, थोड़ा सा फेमिलियर होंगे। आगे चल के एक्चुअल समस्या की पहचान की जाती है। समस्या की सही पहचान किसमें? पहले साक्षात्कार में नहीं होगा। बोले सर कैसे नहीं, मैं तो आके बताया।
अभी मैंने एक उदाहरण दिया आपको, आप आके मुझे क्या बता रहे हो कि सर मुझे याद नहीं होता, बस आपने बताया, लेकिन सच में समस्या यही है। अब उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे ना कि अच्छा याद क्यों नहीं आता, आप कितने बार रिवाइज करते हो, कितने बार पढ़ते हो, तब असली बातें खुल के आई, तब समझ आया कि अच्छा समस्या की पहचान तो आगे चल के पहले स्टेज में नहीं होगा, तो समस्या की पहचान वाले स्टेज में होगी, ठीक है, पहले साक्षात्कार में नहीं होगी। ठीक, उसके बाद समाधान देने का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशित परामर्श में काउंसलर की भूमिका क्या होती है। तो निर्देशित वाले में स्पष्ट निर्देशन और समाधान प्रदान करना, स्पष्ट निर्देश दे देता है। निर्देशित परामर्श में स्पष्ट निर्देश रहता है कि आपको ये फॉलो करना है, मतलब करना है। कौन सा सिद्धांत परामर्श में विचारों और विश्वासों को बदलने पर केंद्रित करता है। विचार और विश्वासों को बदलने में, तो मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था, ठीक है, संज्ञानात्मक, जिसमें हम लोग नेगेटिव थॉट्स पे काम करते हैं। नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस किया जाता है किससे रिप्लेस किया जाता है, पॉजिटिव थॉट से। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत में ही हम ये काम करते हैं, ठीक है, जितने भी दोषपूर्ण आपके विचार है ना उसको रिप्लेस किया जाता है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, समन्वित परामर्श का मुख्य लाभ क्या है। समन्वित परामर्श, कोऑर्डिनेट परामर्श का मुख्य लाभ क्या है। अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना का आदान प्रदान, व्यक्ति की समग्र समस्याओं का बेहतर समाधान, समूह की बचत या समय की बचत या समूह के रूप में निर्णय लेना। तो बताइए, समन्वित परामर्श कोऑर्डिनेट में हर व्यक्ति को इंक्लूड किया जाता है, जितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो उससे व्यक्ति की समग्र समस्याओं का बेहतर समाधान मिल सकेगा। परामर्श प्रक्रिया में लक्ष्य निर्धारण का क्या महत्व है। लक्ष्य निर्धारण, देखो, परामर्श की दिशा निर्धारित करने के लिए, समस्याओं की गहराई समझने के लिए, परिणामों को मापने के लिए। अब ये लक्ष्य निर्धारण वाला पॉइंट क्या हो गया, इसका आंसर तो ऐसे सभी होगा, परामर्श की दिशा निर्धारित करने के लिए। आप मान के चलो ये परेशानी लेकर आ रहे हो कि सर मुझे टेंशन बहुत होता है, तनाव बहुत आता है, डिप्रेशन में रहता हूँ मैं, तो मैंने आपको एक गोल सेट करके दे दिया कि भैया आप डेली 30 मिनट मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, 30 मिनट मेडिटेशन करना ही आपको है ना। तो परामर्श की दिशा निर्धारित कर दिया मैं आपको, डेली 30 मिनट मेडिटेट करोगे तो टेंशन कम हो जाएगा। समस्याओं की गहराई समझने के लिए उसके बाद भी 30 मिनट में अगर आप नहीं कर पा रहे हो अपना सॉल्यूशन, मतलब आपकी गहराई प्रॉब्लम की ज़्यादा है, हम उसके टाइमिंग को और बढ़ाएंगे। तो ये सब ही आंसर इसके किसके होंगे, लक्ष्य निर्धारण का पॉइंट्स है। ठीक, अनिर्देशित परामर्श में किस पर ध्यान दिया जाता है। अनिर्देशित वाले में, तो अनिर्देशित वाले में मैंने बताया कि इसमें काउंसलर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, काउंसलर सिर्फ पहलुओं को रखेगा, असली सॉल्यूशन कौन देगा, असली डिसीजन कौन लेगा, वो खुद व्यक्ति लेगा। तो व्यक्ति के स्वतंत्र निर्णय लेने पर हम ध्यान देते हैं, किसमें, अनिर्देशित परामर्श पर, अनिर्देशित परामर्श पर। तो ये हमारे टॉप 20 MCQs थे गाइडेंस और काउंसलिंग के। ये सेशन आपको कैसा लगा तो ये लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं हमें, ठीक, क्योंकि जितना बच्चे डिमांड करते हैं उसके हिसाब से हम लोग उनको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चे को रिक्वायरमेंट है। हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ोगे नहीं तो क्या मतलब, और आप पढ़ना चाह रहे हो और हम पढ़ाएंगे नहीं, फिर हमारे रहने का क्या अस्तित्व। तो इसलिए लाइक और कमेंट करके अपने दिल की बात जरूर रखें कि कंटेंट कैसा लग रहा है, इससे और इसमें कोई सुधार किया सकता है तो बिल्कुल स्वागत है, आप बता सकते हो, ठीक है। क्लियर। और कोर्स लेने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8770123687। हमारे 30 डेज का जो लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर, 30 डेज का हॉस्टल वार्डन का, उसको अटेंड करना ना भूलें, डे 1 से देखें। और ये 1:30 बजे से क्लासेस लगती हैं, 1:30 बजे से 3-4 घंटे की क्लास चलती हैं। हो सकता है आगे चल के हम लोग टाइम एडजस्ट करें, तो आप लोग अपडेटेड रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।